केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रैली के समय एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी विवाद शुरू हो गया। अपनी रैली में उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों की जमकर तारीफ की, लेकिन साथ ही उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों की तुलना भी कर दी। अपने बयान में राहुल गांधी ने देश के राजनीतिक मुद्दों पर उत्तर भारत के लोगों की समझ को सतही करार दिया। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail. And recently I was talking to some students in the United States and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. राहुल गांधी के इसी बयान के बाद देश की सियासत गर्मा गई। हमलावर हुई बीजेपी ने इस बयान को उत्तर भारत के लोगों का अपमान बता दिया। पिछले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी को अमेठी से हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें एहसान फरामोश तक करार दे दिया। साथ ही उन्होंने कह दिया कि अगर उत्तर भारत के लोगों से इतनी ही नाराजगी है तो कांग्रेस उत्तर भारत में वोट मांगने न आए। देखिए, राहुल गांधी ने आज उत्तर भारत के वोटर्स के लिए और विशेषतः 15 साल जहां से वो सांसद रहे, वहां की जनता के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया। एक, कहा कि वहां की जनता जहां से वो 15 साल सांसद रहे, इसका मतलब अमेठी की जनता सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल का मतलब अगर आप हिंदी में निकालें तो शायद सतही हैं, खोखले हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स का उनको स्वाद तब मिला जब वो केरल में आए। इसका मतलब वो इशारे में ये कह रहे हैं कि उत्तर भारत के नागरिक और विशेषतः वोटर उनकी दृष्टि से इतने बुद्धिमान नहीं है। एहसान फरामोश एक शब्द है उर्दू में, शायद सेक्युलर राहुल गांधी को इस शब्द का अर्थ पता हो। आज उन्होंने एहसान फरामोशी को चरितार्थ कर दिया है उत्तर भारत की पॉलिटिक्स में। ये तो सिर्फ बार बार अपनी राजनीति के लिए कभी गुजरात और गुजरातियों के खिलाफ अपशब्द कहना, आज उत्तर भारत की जनता को उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उन्हें खोखला कहना। राहुल गांधी जो सीमित राजनीति करते हैं, देश को पक्ष को दूसरे पक्ष से लड़ाने की बात करते हैं, उत्तर भारत हो या गुजरात उसको अपमानित करते हैं। अगर उत्तर भारत से इतना ही बैर है उनको, तो उनकी बहन काहे उत्तर प्रदेश में गली गली जा रही है कांग्रेस का परचम लहराने के लिए? क्यों नहीं कह देते राहुल गांधी अपनी बहन से भी कि ना देखें उत्तर प्रदेश की तरफ, जिसके लिए राहुल गांधी और गांधी खानदान के मन में बिल्कुल ही सम्मान नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के उत्तर भारतीयों की समझ पर दिए बयान पर पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्रीमान राहुल जी, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कृपया आप इसे अपनी ओछी राजनीति की पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद की तलवार से काटने का कुत्सित प्रयास न करें। भारत एक था, एक है, एक ही रहेगा। भारत माता की जय। वहीं यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी राहुल गांधी के बयान पर भड़क गए। उन्होंने देश को बांटने वाली राजनीति न करने की नसीहत दे दी। 15 साल अमेठी उत्तर प्रदेश के वो सांसद रहे, यहीं से राजनीतिक सफ़र शुरू होता है। और आज केरला में जाकर आप उत्तर भारत और अमेठी के लोगों की बुराई करते हैं और कहते हैं कि वो जो मुद्दे हैं, मुद्दे नहीं उठाते, उनको किसी और चीज़ में लोभ रहता है। और केरला के लोग खाली मुद्दे उठाते हैं, इश्यूज़ को पकड़ते हैं। तो ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की, ये अंग्रेज़ों की नीति रही है, एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, एक ही शब्द आता है कि आप अमेठी की जनता के साथ एहसान फरामोश बन रहे हैं। विवाद बढ़ा तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं दक्षिण से आता हूं, मैं पश्चिम के राज्य से सांसद हूं, मेरा उत्तर भारत में जन्म, शिक्षा ली और काम करता हूं, मैं विश्व में सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता हूं।
भारत एक है, इसे रीजन कहकर नीचा मत करिए, इसे कभी मत बांटिए। उत्तर भारतीयों की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी के बयान पर भला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी बयान पर पलटवार किया और दावा किया कि उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत भी जल्द ही कांग्रेस मुक्त होगा। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को उनके उत्तर भारतीयों पर दिए गए बयान पर घेरा। नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में थे तो भारत के पश्चिमी हिस्से के लिए जहर उगल रहे थे, आज दक्षिण में हैं तो उत्तर के लिए जहर उगल रही हैं। फूट डालो और राजनीति से काम नहीं चलता राहुल जी। लोगों ने इस तरह की राजनीति को ठुकरा दिया है। देखिए गुजरात में आज क्या हुआ है। दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक मोटरसाइकिल सवार ने सड़क पार कर रहे आदमी को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसा तब हुआ जब वो आदमी नोट गिनते हुए सड़क पार कर रहा था, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल वहां पहुंची और उसने उसे जोरदार टक्कर मार दी। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल सवार डिवाइडर से टकराते हुए सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गया और वहां से गुजर रही गाड़ी के नीचे आ गया। हादसे के बाद आसपास के लोग वहां दौड़े और बाइक सवार को उठाने की कोशिश शुरू की, लेकिन हेलमेट न लगाने की वजह से उसके सिर में गहरी चोटें आईं, जबकि उसने जिस आदमी को टक्कर मारी थी वो भी जख्मी हो गया। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हिंसा करवाने वाले प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का भारत विरोधी एजेंडा एक बार फिर सामने आया। न्यूज 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अपने पैर पसारने में जुटा सिख फॉर जस्टिस पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संगठन के नेता गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने एक पोस्टर जारी किया है जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तस्वीर छपी है। यही नहीं, इस पोस्टर पर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को भारत से अलग करने की बात लिखी गई है। खबर है कि इन दोनों राज्यों में सिख फॉर जस्टिस अफवाह फैलाने के साथ स्थानीय मुद्दों पर लोगों को भड़का सकता है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर अपना पांव पसारने की कोशिश कर रही है संस्था, इस बात को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां काफी सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री ने आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए और छात्रों को आत्मविश्वास के साथ समाज के लिए काम करने की सलाह दी। ये विफलता ही सफलता का आपका रास्ता बना सकती है। विजय हजारे वनडे ट्रॉफी में कोरोना का पहला मामला सामने आया। बेंगलुरु में बिहार के एक क्रिकेटर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उसे दूसरे खिलाड़ियों से अलग कर दिया गया। साथ ही इन 22 खिलाड़ियों के भी कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को दक्षिण दिनाजपुर जाएंगे, जहां वो बालूरघाट में एक रैली को संबोधित करेंगे। कपिल शर्मा पर मुंबई एयरपोर्ट में पत्रकारों से बदतमीजी करने का आरोप लगा। जब कुछ पत्रकारों ने व्हीलचेयर पर बैठे कपिल शर्मा से उनका हाल जाना तो उन्होंने भद्दी टिप्पणी की। मध्य प्रदेश के दमोह में बीएसपी विधायक रामबाई के पति के खिलाफ हत्या के केस की सुनवाई कर रहे जज ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। केस की ऑर्डर शीट में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जज ने खुद के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई। इस केस में बीएसपी विधायक के पति पर कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। राज्य सरकार ने इस मामले में किसी भी तरह के दखल से इनकार किया। कानून सब जगह अपना काम कर रहा है, कहीं कोई किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है। पामेला गोस्वामी ड्रग्स केस में पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पहले से ही गिरफ्तार पामेला गोस्वामी ने ही राकेश सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद राकेश सिंह को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस भी दिया गया था। राकेश सिंह ने इस नोटिस को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद देर रात पुलिस ने राकेश सिंह को पूर्वी बर्धमान से गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी के समय पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप में राकेश सिंह के दोनों बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया। म्यांमार में सेना की तानाशाही पर लोगों का खून इतना खौल रहा है कि अब वो सिर काटने को तो तैयार हैं, लेकिन सेना के आगे सिर कटाने को तैयार हैं, लेकिन सेना के आगे सिर झुकाना उन्हें कतई मंजूर नहीं। सेना ने वहां प्रदर्शनकारियों को हड़ताल करने पर जान से हाथ धो बैठने की खुली चेतावनी दी थी। बीते हफ्ते तो वहां सुरक्षा बल की गोलियों से 3 की मौत भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद लोग घुटने टेकने को तैयार नहीं हुए और लोकतांत्रिक सरकार को बहाल करवाने के लिए एक बार फिर पूरे म्यांमार में उसी जोश के साथ सड़कों पर उतरे जैसे आंदोलन का पहला दिन। म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन में तो सड़कों पर गाड़ियां इक्का दुक्का और जनसैलाब जबरदस्त नजर आया। जहां तक नजर गई ऑंग सान सूची की रिहाई की मांग करते लोगों की भीड़ ही भीड़ दिखाई दी। म्यांमार के इलाके बदल गए, लोगों की शक्लें बदल गईं, लेकिन सेना के खिलाफ गुस्सा जिसका तस नजर आया। मैंडले शहर में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने ऐसा कब्जा किया कि गाड़ियां तो नदारद ही हो गई। म्यांमार की राजधानी नेपिडो में ही जहां सेना का सिक्का चलता है, वहां भी बेखौफ लोगों के बागी बोल बरकरार रहे। अपनी दुकानों और दफ्तरों पर ताला लगाकर जनता प्रदर्शन करने निकल पड़ी। तख्ता पलट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कुछ पैदल तो कुछ मोटरसाइकिलों पर चल दी। देश के कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ ही टीका लगाने के अभियान में तेजी लाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि सरकार टीका लगाने के अभियान में प्राइवेट सेक्टर की मदद भी लेगी ताकि इस मुहिम को कम से कम वक्त में पूरा किया जा सके, क्योंकि महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना मरीजों की तादाद एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगी है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार टीका लगाने के अभियान को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वास्थ्य मंत्रालय से टीका लगाने में तेजी लाने के लिए कहा है, जिसके तहत अब 50 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा इस चरण में 50 साल से कम उम्र के उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिनके कोरोना की चपेट में आने की आशंका सबसे ज्यादा है। हालांकि इस बीच राज्यों को पूरी सतर्कता बरतने और तय नियमों के मुताबिक ही टीका लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। टूल किट केस में घिरी दिशा रवि को राहत मिल गई। टूल किट मामले में घिरी दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में किसानों की महापंचायत में प्रियंका गांधी ने पीएम पर निशाना साधा। इन दिनों किसानों के मुद्दे पर प्रियंका राज्य में सभाएं कर रही हैं। मथुरा की महापंचायत भी कांग्रेस की इसी सियासी रणनीति का हिस्सा है। प्रियंका गांधी मथुरा की किसान पंचायत में पहुंच चुकी हैं। मंच पर उनका गेहूं और सरसों देकर स्वागत किया जा रहा है। अपने इस दौरे पर उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन भी किए, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पर फिर हमला किया। अहंकार कहने में क्या बुराई है? क्या बुराई है? सच्चाई है। चमोली में हुई आपदा के बाद आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम पहाड़ों पर बनी झील के पास पहुंची। इसके बाद उन्होंने वहां झील से कई पत्थरों और पेड़ों को हटा दिया ताकि पानी का बहाव जारी रहे। ऐसा न करने पर झील में इकट्ठा हुआ ये पानी फिर बड़ी मुसीबत की वजह बन सकता था। अमेजॉन प्राइम इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंची। वहां उन्होंने वेब सीरीज तांडव से जुड़े विवाद पर अपना बयान दर्ज करवाया। ये वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम पर रिलीज की गई थी, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। कोरोना की गहराते संकट के बीच हरियाणा और तेलंगाना में स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने आज से कक्षा 3 से 5 के छात्रों के लिए फिर से स्कूल खोलने का फैसला लिया है। वहीं तेलंगाना सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। ये कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुलेंगी। ये फैसला राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। हरियाणा में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। स्कूल आने से पहले छात्रों को अपने माता पिता से एक सहमति पत्र जमा करवाना होगा। हालांकि जिन बच्चों के माता पिता ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन पढ़ाई की भी छूट दी जाएगी। स्कूल में एंट्री करने से पहले विद्यार्थियों के लिए कोरोना काल के नियमों का पालन किया जाएगा। मुंबई में कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों पर देश के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी ने कार्रवाई तेज कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में पिछले 24 घंटों में जितने भी कोरोना के मरीज सामने आए, उनमें आधे अकेले महाराष्ट्र से, जिससे मुंबई में फिर से कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिसे देखते हुए बीएमसी ने शहर में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराना शुरू कर दिया।
दादर इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में बीएमसी के कुछ कर्मचारी सब्जी मंडी के अंदर मास्क नहीं लगाने वालों का चालान काटते दिखे। यही नहीं, खुद बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर वहां पहुंची और उन्होंने कोरोना से बचने के लिए लोगों को मास्क बांटे। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर लोगों को मास्क बांट रही हैं। ये दादर का सब्जी मार्केट है। दादर इलाके की सब्जी मंडी में किशोरी पेडनेकर घूम घूम कर लोगों को ये समझाती दिखी कि वो कोरोना नियमों का हर हाल में पालन करेंगी। लोगों ने थोड़ा धीरज रखी तो मुझे लगता है हम कोविड को हरा सकते हैं। वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार लगातार लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है ताकि किसी भी तरह कोरोना को राज्य में दोबारा फैलने से रोका जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने भीड़ भाड़ वाले सारे राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने के साथ 5 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र के जिन जिलों में लॉकडाउन लगाया गया उनमें अमरावती और यवतमाल भी शामिल हैं और इन दोनों ही जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बताया गया कि फरवरी महीने में इन जिलों में बड़ी संख्या में शादी समारोह और पार्टियां हुई जिनमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए और इस दौरान कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया गया। इन समारोहों की वजह से बाजारों में भी भीड़ बढ़ गई जिससे कोरोना तेजी से फैला। ये नहीं, शादियों में शामिल होने के लिए दूसरे देशों से भी लोग अपने घर पहुंचे जिनमें कुछ कोरोना पॉजिटिव निकले। यूपी के गाजियाबाद से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया जहां एक महिला ने अचानक नहर में छलांग लगा दी, लेकिन इससे पहले कि कोई अनहोनी होती वहां मौजूद गोताखोरों ने उसे बचा लिया। बताया गया कि उसने ऐसा घरेलू झगड़ों से तंग आकर किया और उनसे छुटकारा पाने के लिए उसने मौत को गले लगाने की ठान ली, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही और मौके पर मौजूद गोताखोर उसकी मदद के लिए पहुंच गए। वो सभी पानी में डूब रही उस महिला को पकड़कर किनारे तक ले आए। इसके बाद उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब महिला से अपनी जान देने के पीछे की वजह पूछा तो उसने उन्हें भी ठीक से जवाब नहीं दिया। आ गई है बस, कुछ भी कारण नहीं है। बाद में पुलिस ने उस महिला को उसके परिवार को सौंप दिया और हिदायत दी कि वो उसका ख्याल रखे। जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि घाटी में हमले के लिए स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया गया, यानी छोटी छोटी कई आईडी को गाड़ियों में चिपकाकर हमला करने की तैयारी है, क्योंकि छोटा होने की वजह से इनको ढूंढ पाना मुश्किल होता है और ये बहुत ताकतवर होती है। सूत्रों के मुताबिक इस साजिश के लिए करीब 20 टीमें तैयार की गई हैं जिनमें जम्मू कश्मीर के नए लड़कों को भर्ती करके हमले की योजना है, जिसका जिम्मा आतंकी आशिक अहमद नेंगरू उर्फ डॉक्टर को दिया गया। खबर है कि पाकिस्तान के लाहौर और रावलपिंडी में इन आईडी को तैयार किया जा रहा है जिनको ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में भेजा गया। जम्मू कश्मीर में पिछले 20 दिन में 12 आईडी अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की बरामद की गई, जिसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया गया। हुगली के डनलप मैदान में आज टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी रैली करने जा रही है। ये वही मैदान है जहां पर वो 2 दिन पहले पीएम ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। ममता बनर्जी आज उसी मैदान में अपना जनाधार दिखाने की कोशिश करेंगी। इससे पहले कल सियासत के नाम पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मैदान पर गंगाजल छिड़क कर शुद्धिकरण किया। बताया गया कि आज की जनसभा में क्रिकेटर मनोज तिवारी भी शामिल हो सकते हैं। डेविड वार्नर क्रिकेट से ब्रेक नहीं लेंगे। डेविड वार्नर ने साफ किया कि वो क्रिकेट से ब्रेक नहीं लेंगे। इससे पहले वार्नर ने कमेंट्री के दौरान अपनी चोट का जिक्र किया था। इसके बाद से ये अटकलें लग रही थी कि वो मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से करीब 9 महीनों तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं, लेकिन अब वार्नर ने जानकारी दी कि वो अगले हफ्ते से घरेलू क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे। लखनऊ में गोमती नदी की सफाई से जुड़े 2200 करोड़ के घोटाले में आरोपियों की मुश्किल बढ़ गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई न होने पर यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी। बिहार के गया में एक छात्रा से छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों की अरेस्टिंग करी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने 1 मार्च से पाबंदियों को लागू करने का फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। साथ ही 1 मार्च से पंजाब में किसी भी कार्यक्रम में 100 लोगों को आने की ही इजाजत दी है और अगर कार्यक्रम का आयोजन खुले में हो रहा है तो 200 लोगों को आने की अनुमति होगी। साथ ही सभी कलेक्टर को जरूरत के हिसाब से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लेने की छूट दी गई है। पंजाब में मंगलवार को कोरोना के 426 नए मामले सामने आए, जबकि 10 लोगों की जान चली गई।
यूपी के कानपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए एक मकान को पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि ड्रग्स की तस्करी करने वाले सुशील बच्चन नाम के बदमाश ने इसे बनवाया था, जिसे खाली करने के लिए प्रशासन की तरफ से उसे नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने उसे जमींदोज कर दिया। इस दौरान वहां भारी पुलिस फोर्स के साथ जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनके सामने अवैध रूप से बनाए गए इस मकान को गिरा दिया गया। इन्होंने खड़ी की है, आज इसी का दृष्टिकरण चल रहा है। कार्रवाई के दौरान कुछ मजदूर ड्रिल मशीन से लिंटन को कमजोर करते दिखे तो कुछ ने मकान की दीवारों को हथौड़े से तोड़ दिया। इससे पहले वहां पहुंची प्रशासन की टीम ने मकान में मौजूद लोगों से उसे खाली करने की अपील की। बाहर आ जाइए, बाहर आइए, आप लोग बाहर आ जाइए। मकान के दरवाजों को भी कार्रवाई के दौरान उखाड़कर फेंक दिया गया। गोल्फ के जाने माने खिलाड़ी टाइगर वुड्स लॉस एंजलिस में एक हादसे का शिकार हो गए हैं। टाइगर की कार का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। इस हादसे में टाइगर के पैर में कई गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उनके पैर की सर्जरी भी की गई है। खबर है कि गोल्फर वुड्स गाड़ी अकेले चला रहे थे। वुड्स की गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा थी, तभी चलाने के समय उनकी कार बीच के डिवाइडर से टकरा गई और कार ने नियंत्रण खो दिया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वुड्स को कार से निकाला तो वो काफी घायल थे, उन्हें कई जगह चोटें लगी थी। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के 2 आरोपियों की जम्मू से गिरफ्तारी हुई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, जिनका साथ देने के लिए जम्मू कश्मीर के कुछ सिख संगठन भी आगे आए। प्रदर्शनकारी आरोपियों की रिहाई की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। नारेबाजी करने सड़क पर उतरे लोगों की वजह से अहम रास्तों पर ट्रैफिक जाम हो गया। दिल्ली पुलिस ने 23 साल के युवक मनदीप सिंह और 45 साल के मोहिंदर सिंह को जम्मू से गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी पर हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि मोहिंदर सिंह जम्मू में किसान संगठनों के आंदोलन की अगुवाई कर रहा था, जबकि दिल्ली पुलिस का आरोप है कि लाल किले पर हुई हिंसा की साजिश रचने वालों में ये दोनों शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने बिना बताए जम्मू से 2 युवक उठाए हैं। आरोपी मोहिंदर सिंह का परिवार भी प्रदर्शन में शामिल हुआ। हमें ये जानना है कि किस बेसिस पे आपने उनको अरेस्ट किया और फैमिली को कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम दोनों आरोपियों से दिल्ली में पूछताछ कर रही। न्यूजीलैंड में समुद्र तट पर फंसी 28 व्हेल मछलियों को बचाकर उन्हें समंदर में छोड़ दिया गया। वो सभी लहरों के साथ बहकर किनारे पर आ गई और पानी कम होने की वजह से वहीं फंस गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम उनकी मदद के लिए पहुंची और उन्हें गहरे पानी में ले जाकर छोड़ दिया। हालांकि ये इतना आसान नहीं था क्योंकि वो सभी मछलियां किनारे पर अटकी थी। वो वहां से आगे ना बढ़े, इसके लिए उन लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई और तब तक समंदर में ऊंची लहरें उठने का इंतजार करते रहे। जैसे समंदर में बहाव तेज हुआ, उन्होंने उन सभी को लहरों में छोड़ दिया। बताया गया कि पिछले 2 दिनों में वो दूसरी बार व्हेल मछलियां समूह में समंदर के किनारे फंसी हैं। कोरोना की वैक्सीन लगाने में निजी अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हुई। इसमें यह फैसला हुआ कि टीका लगाने के अभियान में अब निजी अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। And the virus travels with people, virus likes parties and mass gatherings. यूपी के अमरोहा में हत्या की दोषी शबनम की फांसी फिर टल गई। शबनम के वकील ने राज्यपाल के पास फिर दया याचिका दाखिल कर दी, जिस पर फैसला आने तक अदालत ने फांसी पर रोक लगा दी। शबनम ने 13 साल पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। शबनम द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को महामहिम राज्यपाल के द्वारा एक पुनः दया याचिका दाखिल की गई। पाकिस्तान के सांसद मौलाना सलाउद्दीन अयूबी पर एक नाबालिग लड़की से शादी करने का आरोप लगा। इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद पाकिस्तान पुलिस जांच में जुट गई। छत्तीसगढ़ में सरकारी हेलीकॉप्टर में प्री वेडिंग शूट पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अपनी मंगेतर के साथ तस्वीरें खिंचवाने वाला आदमी बीजेपी से जुड़ा है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी साजिशों के लिए जानी जाती है। हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, जिस पर बीजेपी ने राज्य सरकार को ऐसे मामलों में सावधानी बरतने और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की सलाह दी। जो कांग्रेस का है, भाजपा का है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। रेलवे ने दिल्ली में भी अपने सुरक्षा कर्मियों को कोरोना का टीका लगाना शुरू कर दिया।
इसके बाद रेल सेवा से जुड़े दूसरे कर्मचारियों को भी ये टीका लगाया जाएगा। माना जा रहा है कि रेलवे पहले की तरह ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी में है और इसीलिए ये टीका अभियान तेज किया गया है। महाराष्ट्र और केरल समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। मंगलवार को इस मुद्दे पर पीएम दफ्तर में एक अहम बैठक भी हुई। 5 राज्यों में केंद्र ने केस बढ़ने का कारण जानने के लिए टीमें भी भेजी हुई हैं। माना जा रहा है कि कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे लोगों की लापरवाही हो सकती है। इस बीच केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखकर वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाने को कहा है। ये चिट्ठी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और छत्तीसगढ़ को लिखी गई है, जिसमें कई जिलों में कोरोना के बढ़ने पर चिंता भी जाहिर की गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्र कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने जा रहा है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर का सहारा लिया जाएगा। बेंगलुरु में राज्य सरकार के फीस कटौती के आदेश के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया। प्राइवेट स्कूलों की मांग है कि कर्नाटक सरकार अपना आदेश वापस ले। राज्य सरकार ने राज्य के प्राइवेट स्कूलों को फीस में 30% कटौती करने का आदेश दिया था, जिससे नाराज प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कर्नाटक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। बेंगलुरु से प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारियों के प्रदर्शन की जो तस्वीरें आईं, उनसे इस बात का अंदाजा लग गया कि वो फीस कटौती के आदेश से कितने गुस्से में, क्योंकि बेंगलुरु की सड़कें इन प्रदर्शनकारियों से फटी दिखी। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो राज्य सरकार को अपनी शक्ति का एहसास करा रहे हैं और ये बता रहे हों कि इस मामले में वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रदर्शन में शिक्षकों के अलावा प्राइवेट स्कूलों के अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्होंने एक सुर में मांग की कि सरकार प्राइवेट स्कूलों में 30% फीस कटौती के अपने आदेश को वापस ले। Intention is to protest till this is rolled back. अपने प्रदर्शन के बारे में इन स्कूलों ने छात्रों के माता पिता को पहले ही जानकारी दे दी थी और बताया था कि एक दिन के लिए स्कूलों में ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि उनके मुताबिक कर्नाटक सरकार के आदेश ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो सड़कों पर उतरे। जानकारी है कि 30% फीस कटौती के विरोध में करीब 25,000 लोग बेंगलुरु की सड़कों पर उतरे, जिनमें प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक और दूसरे कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों के प्राइवेट स्कूल इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बने। प्रदेश सरकार ने आदेश दिया कि प्राइवेट स्कूल आने वाले सत्र में अपनी स्कूल फीस में कमी करें और छात्रों के माता पिता से 70% से अधिक ट्यूशन फीस न लें। लेकिन स्कूलों का तर्क है कि उनके स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में उन्हें घाटा हुआ और फीस कटौती से उनकी मुश्किल बढ़ेगी। क्योंकि कई छात्रों के माता पिता फीस कटौती से खुश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों ने या तो शिक्षकों को निकाल दिया है या उनके वेतन काट रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज से ही इस मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। राष्ट्रपति कोविंद स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों से भी मिलेंगे, साथ ही कुछ देर मैच भी देखेंगे। इस स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 दर्शकों की है, लेकिन कोरोना के नियमों को देखते हुए सिर्फ 50% टिकट की ही बिक्री की गई है। साल 2014 के बाद इस मैदान पर पहला इंटरनेशनल मैच खेला जाने वाला है। 2015 से इस स्टेडियम का नए सिरे से निर्माण का काम शुरू हुआ था, जो अब पूरा हो चुका है। यूपी के कानपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए एक मकान को पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि ड्रग्स की तस्करी करने वाले सुशील बच्चन नाम के बदमाश ने इसे बनवाया था, जिसे खाली करने के लिए प्रशासन की तरफ से उसे नोटिस भी दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने उसे जमींदोज कर दिया। इस दौरान वहां भारी पुलिस फोर्स के साथ जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनके सामने अवैध रूप से बनाए गए इस मकान को गिरा दिया गया। इन्होंने खड़ी की है, आज इसी का दृष्टिकरण चल रहा है। कार्रवाई के दौरान कुछ मजदूर ड्रिल मशीन से लिंटन को कमजोर करते दिखे तो कुछ ने मकान की दीवारों को हथौड़े से तोड़ दिया। इससे पहले वहां पहुंची प्रशासन की टीम ने मकान में मौजूद लोगों से उसे खाली करने की अपील की। बाहर आ जाइए, बाहर आइए, आप लोग बाहर आ जाइए। मकान के दरवाजों को भी कार्रवाई के दौरान उखाड़कर फेंक दिया गया। कोरोना संकट को देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग बूथों की संख्या को बढ़ाने का प्लान बनाया है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि इन चुनावी राज्यों में करीब 69,000 पोलिंग बूथ बढ़ाए जाएंगे और बिहार की तर्ज पर एक बूथ पर 1,000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या 78,000 के करीब थी, जो इस बार 1,06,000 हो जाएंगे।
जबकि तमिलनाडु में 88,000 पोलिंग बूथ होंगे। पिछली बार यह संख्या 68,000 थी। वहीं असम में 28,000 से बढ़ाकर 33,000 और केरल में 25,000 से बढ़ाकर 40,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा पुदुचेरी में इनकी संख्या 1,500 होगी, जो कि पिछली बार 900 थी।